आर्टिकल 370 के रिमूवल के खिलाफ चल रही फाइनल हियरिंग को आज चौथा दिन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की हियरिंग 2 अगस्त से स्टार्ट करने का निर्देश दिया था। इस हियरिंग ने सारे देश की नज़र अपनी ओर आकर्षित कर ली है। आज के आर्ग्यूमेंट्स में ऐसा क्या हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलने पर मजबूर हो गए कि इंडिया में सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो हो सकता है, और किस जज ने कहा कि आर्टिकल 370 बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। A bench of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjeev Khanna, B.R. Gavai and Suryakant have been fixed to hear this matter. जैसा कि आपको पिछले वीडियो से पता ही होगा कि 20 ऑड पिटिशन की फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट की है। यूनियन के आर्टिकल 370 को रिमूव करने के 4 साल बाद फाइनल हियरिंग चल रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया था, और यूनियन के इस आर्टिकल को रिमूव करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर ने वो स्पेशल स्टेटस खो दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिटन सबमिशंस को ध्यान में रखते हुए पिटिशनर्स को 60 आवर्स आर्गुमेंट टाइम अलॉट किए हैं। चौथे दिन की हियरिंग में सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने आर्गुमेंट्स पेश किए थे। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से याद ही होगा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुरुआत के 3 दिन में अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे। कपिल सिब्बल का मानना था कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व होने से आर्टिकल 370 परमानेंट हो गया था। उन्होंने यूनियन को भी फटकार लगाते हुए कहा कि वे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर्स खुद को सौंप नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, nobody, not even the president or any elected party, has the power to remove Article 370. It was unamendable according to him. चौथे दिन की हियरिंग ने सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम के आर्ग्यूमेंट सुने थे। आपको बता दें कि वे कोर्ट में मौजूद नहीं थे और अपने आर्ग्यूमेंट्स वर्चुअली प्रेजेंट किए थे। वे मुजफ्फर इकबाल खान की ओर से पेश हुए थे। अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट में कई तरह के अप्रोच हो सकते हैं, बट किसी भी तरह से देखा जाए तो आर्टिकल 370 को रिमूव करना गलत था। He stated, "There are all methods of constitutional interpretation. In this matter, whichever way you look at it, the result will be the same, that the abrogation of Article 370 by the 2019 presidential orders was inconsistent with established law." अपनी आर्ग्यूमेंट को बढ़ाते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 के फाउंडेशन को डिस्कस किया। उनके हिसाब से असिमेट्रिक फेडरलिज्म, ऑटोनॉमी और कंसेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि आर्टिकल 370 का रिमूवल क्यों गलत था। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा एक स्पीच के पार्ट्स को भी हाईलाइट किया था। He said, Dr. Ambedkar introduced the Constitution. His introductory speech had 2 themes. He speaks about the Indian Constitution being federal. He also says that people who live in a state can be given special rights, privileges. उन्होंने कोर्ट से इस मुद्दे पे भी फोकस करने बोला कि यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नहीं बल्कि 2 की बात की जा रही है, इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर की। He stated, "Here we have 2 constituent assemblies, one of India and we also have under the constitution the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. The Constitution of India and the Constitution of Jammu and Kashmir speak to each other. They exist together." उन्होंने कहा कि दोनों के बीच आर्टिकल 370 एज अ मीडियम का काम करता था, और उसके रिमूवल के बाद ये सारा सिस्टम बिखर गया। इसके आगे सुब्रमण्यम ने कंसेंट पे फोकस करते हुए भी कहा कि लोगों की पार्टिसिपेशन को भी कंसिडर करना ज़रूरी था। He stated, "My submission is that the Constitution of India was made applicable with exceptions and modifications as a part of the Constituent Assembly's decision. It was not an imposition by the President at all." उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मॉडिफिकेशंस और ओमिशंस करके जम्मू एंड कश्मीर ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। He stated, "The provisions to the Constitution of India were not applied to Jammu and Kashmir only through a 370 order, but they were embraced into the Jammu and Kashmir Constitution with consent." एडवोकेट सुब्रमण्यम की बात सुनकर जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्होंने 1954 के ऑर्डर में ऑब्जर्व किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करके यूज़ किया गया है, लेकिन उन्होंने तर्क देते हुए कहा, "You may call it Jammu and Kashmir Constitution, but what was adopted was Indian Constitution with exceptions and modifications." एडवोकेट सुब्रमण्यम को ये बात समझाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, "By its very nature, Article 370 is very flexible. Normally, constitutions are flexible with time and space because they are made once, but they last for long times." उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर आर्टिकल 370 को गौर से देखा जाए तो वो ये सब मॉडिफिकेशन करने की अनुमति देता है। सुब्रमण्यम ने इस बात पर तर्क देते हुए कहा
कि आर्टिकल 370 ऑर्डर्स पास करने की इजाज़त देता है, पर स्टेट ने इस मामले में जो बोला है वो सब ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। He stated, Jammu and Kashmir constitution can be repealed by that legislature, but it cannot be abrogated by us. The constitution is a legal document. It has constituted the legislature. It is entitled to be noticed. अपने आर्ग्यूमेंट को फर्दर बढ़ाते हुए एडवोकेट सुब्रमण्यम ने कहा कि 2019 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसे आर्टिकल 367 के माध्यम से आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया था, बेहद गलत है। He stated, A new exception or modification is now carved out for the application of the entire constitution. If Constituent Assembly and Legislative Assembly by their very nature are different bodies, then it cannot be an interpretation that Constituent Assembly shall read Legislative Assembly. और इसी माध्यम से सुब्रमण्यम ने बोला कि आर्टिकल 370 को एक इंटरप्रिटेशन प्रोविजन से अमेंड करना गलत है। सुब्रमण्यम की यह बात सुन के सीजीआई ने उनसे सवाल किया, You are saying that what is done by CO 272 is to directly amending Article 370 subsection 3 and this couldn't be done by amendment of an interpretive provision. What if they had done by an adaptation order? इस पर सुब्रमण्यम ने बोला कि ये पॉसिबल है जब अडाप्टेशन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के पहले से मौजूद हो। इस बात पर क्लैरिफिकेशन मांगते हुए सीजीआई ने पूछा, Are you suggesting that when a proclamation under Article 356 is in operation, there is a fetter on the exercise of power under second provision of Article 371D? इस पर हामी भरते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि वो ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। सीजीआई ने तुरंत से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एक इम्प्लाइड लिमिटेशन ही हो सकता है। इसके जवाब में सुब्रमण्यम ने हामी भरी और कहा कि ये लिमिटेशन आर्टिकल 370 को लागू करने के मोटिव से है। He stated, Article 370 is not a provision of conditional legislation. It is application of provision of Constitution. That by itself is a constitutive act. इसके बाद सीजीआई ने ये बात हाईलाइट करते हुए कहा कि जनवरी 26, 1957 के बाद से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कभी जिक्र ही नहीं किया। He said, While our constitution does speak of a constituent assembly of Jammu and Kashmir significantly after 26 January 1957, our constitution doesn't speak of the constitution of Jammu and Kashmir at all. इस पर सुब्रमण्यम ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वजह से पावर में आया। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मोस्टली मॉडिफाई किया गया, पर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चैप्टर्स खुद के भी थे। इस पर सीजीआई ने सुब्रमण्यम को टोकते हुए बोला, The only document that is within the contemplation of our constitution is this constitution itself. सीजीआई ने फिर सुब्रमण्यम से पूछा कि आज तक किसी गवर्नमेंट बॉडी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड करने का क्यों नहीं सोचा, जिसके जवाब में सुब्रमण्यम ने कहा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में फॉलो हो सकता है। सीजीआई ने सुब्रमण्यम से फिर से सवाल करके पूछा कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन बॉडी और स्पेशली पार्लियामेंट पर लिमिटेशन कैसे लगा सकती है। इसका जवाब तुरंत देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि यही तो असिमेट्री है जिसकी वे बात कर रहे थे। इसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा, इन द 1954 ऑर्डर सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट वाज ओमिटेड इन इट्स एप्लीकेशन, सो व्हाट वी हैव डन इज विद द हेल्प ऑफ 1954 ऑर्डर वी हैव इम्पोज्ड फेटर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द 7th शेड्यूल द स्टेट लिस्ट वाज कंप्लीटली ओमिटेड। अपनी क्वेरी को एक्सपैंड करते हुए सीजीआई ने पूछा कि यूनियन को टर्म्स मॉडिफाई करने से क्या रोका गया था। उन्होंने ये भी सवाल पूछा, सपोज 356 इज इन ऑपरेशन, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट आर अज्यूम्ड बाय यूनियन, वो इश्यूज एन ऑर्डिनेंस इन द स्टेट, कैन द प्रेसिडेंट नॉट इशू एन ऑर्डिनेंस? इस बात को सुब्रमण्यम ने साफ रूप से इनकार कर दिया और कहा, These are express limitations. This limitations cannot be obviated by taking recourse to 356. 370 is a power with a duty. The obligation under 370 is to act consistent with the very purpose of 370. The purpose of 370 was to enable another assembly to take a decision and both of them work together. अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करते हुए एडवोकेट सुब्रमण्यम ने कहा कि वे फेडरलिज्म, ऑटोनॉमी और कंसेंट के वैल्यूज को ऊपर रख रहे हैं। He stated, The purpose of 356 and 370 are not coincidental. They do not coincide. The exercise of power under 356 cannot clothe you with legal authority under Article 370. कुछ देर बाद कोर्ट की हियरिंग का समय समाप्त हुआ और अगले दिन के लिए हियरिंग पोस्ट कर दी गई। To keep yourself updated with this legal news, keep following Law Chakra.